अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरह जो है हम पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह हम पेपर की जो है वो तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस को किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। और मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने किस तरह जो है वो सिलेबस को लेके चला था विद जॉब। जॉब भी थी, सुबह को जॉब थी, शाम को ट्यूशन्स भी थे। उसके साथ साथ मैं अपनी कमीशन की भी तैयारी कर रहा था। और अब जो है वो आज का जो टॉपिक है वो पेपर प्रेजेंटेशन है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल जो है वो आप यूँ समझिए कि सेंट्रल पॉइंट है। यही आपका डिसाइड करता है इंटरव्यू में भी कि आप जो है वो इस कमीशन को कर लिया है, पास कर लिया है या नहीं किया। क्योंकि इंटरव्यू में भी आपका जो है वो ये रिटर्न का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी मैटर रखता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरव्यू में मेरे साथ क्या क्या क्वेश्चंस हुए या क्या क्या जो है वो मेरे साथ वहाँ पे जो है प्रोसेस हुआ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू में इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज जो हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर कि किस तरह पेपर को जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए, मैंने कैसे किया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जिस तरह जो है वो एमसीक्यूज़ जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका एमसीक्यूज़ के ऊपर है। तो अब ये कि पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ ना मैं आपको थोड़ा लास्ट जो चीज़ें कुछ रह गई तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने शायद एमसीक्यूज़ के हवाले से डिस्कस नहीं किया था, तो काफ़ी दोस्तों का इससे क्वेश्चंस आए थे कि सर एमसीक्यूज़ हम किस तरह तैयारी करें। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो मैंने एफपीएससी से काफ़ी हेल्प ली थी। आपने देखा होगा कि एफपीएससी हर साल या 6-7 महीने के बाद लेक्चरशिप एग्ज़ाम के जो है वो पोस्ट अनाउंस करती है। तो वो टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें भी जो है क्वालिफाई किया था, लेकिन मैंने जो है इसको प्रीफर किया। तो एफपीएससी से आपकी काफ़ी तैयारी होती है, वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। आप एफपीएससी के जब भी पोस्ट आती हैं आप जो है उसके एमसीक्यूज़ टेस्ट की जो है वो आप अपेयर हो। इससे आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, हेल्पफुल होती है इससे, ठीक है। इसके अलावा आप इंटरनेट पे चले जाएं, ठीक है। इंटरनेट पे आपको बहुत से एमसीक्यूज़ वेबसाइट मिलती हैं, जैसे पाक एमसीक्यूज़ है, ठीक है। ए लेवल्स के हैं, ओ लेवल्स हैं, ब्रिटिश है, ठीक है। तो जितने भी हैं आप वेबसाइट पे चले जाएं, आप लिखिए केमिस्ट्री एमसीक्यूज़, तो बहुत सी वेबसाइट आपको नज़र आ जाती हैं, ठीक है। डाउट नट्स है, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, डाउट नट्स, ठीक है। तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। आप इसके एमसीक्यूज़ करें डेली बेसिस पे 10 या 20 एमसीक्यूज़ जितने आप कर सकते हैं तो आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो मिसाल के तौर पर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो चैट जीपीटी को यही को आप कमांड दें, ठीक है, कि भाई मुझे जो है वो राउल्ट्स लॉ के ऊपर एमसीक्यूज़ बना के दे। मेक एमसीक्यूज़ ऑन राउल्ट्स लॉ या मेक रीजनिंग क्वेश्चंस एज पर बीपीएससी और एफपीएससी, ठीक है, ऑन राउल्ट्स लॉ। तो इस तरीके से जो है वो आपको एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे, उससे आपकी जो अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप जो है बुक की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की या बीएससी लेवल की आप जो इसके रिव्यू एक्सरसाइजेज जो बैक साइड पे जो क्वेश्चंस होते हैं या पास पेपर जो होते हैं, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या पास पेपर्स हैं, वहाँ से आप जो है वो इनकी क्वेश्चन निकाल के आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, जितना आप पास पेपर्स करते हैं, जितने क्वेश्चंस करते हैं, उतना आपको जो है वो इसका बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो ये जो है वो एमसीक्यूज़
जो है वो इसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी, एमसीक्यूज़ करने का आपको यही तरीका है। तो क्योंकि एमसीक्यूज़ 20 मार्क्स के होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे फालतू नहीं है, ये भी मैटर रखते हैं। 100 नंबर का मार्क्स होता है तो 20 मार्क्स मतलब 1/4, ठीक है, या 1/5 आप कह सकते हो। तो ये भी पेपर का हिस्सा है, इसकी भी आपने तैयारी करनी है। इसको आपने ऐसे नहीं करना कि बस चॉइस पे आपने बस छोड़ दिया कि बस हो जाएगी तैयारी, इस तरह नहीं, इसकी भी प्रॉपर तैयारी करनी है। जिस तरह मैंने आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि मैंने ये टेक्निक्स इस्तेमाल की थी एमसीक्यूज़ को करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए, तो एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का ये तरीका है। अब आता है हमारे पास कि क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए। तो मैं आपको एक अपना भी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे अभी बीपीएससी का जो भी पेपर आया था उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 8 क्वेश्चंस करने थे हम लोगों ने, ठीक है, 8 क्वेश्चंस करने थे और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का था। तो 80 ये और 20 एमसीक्यूज तो 100 मार्क्स का हो गया। अच्छा, जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है तो आपने देखा होगा कि उसमें हमेशा जो है वो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं या 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी भी एक चीज़ नहीं पूछी जाती। जब भी आप सवाल देखेंगे बीपीएससी एफपीएससी कोई भी आप देख ले, वो हमेशा 1 2 या 3 चीज़ें पूछता है, एक चीज़ आपसे नहीं पूछता। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कि सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड है, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड में उसने क्या पूछा कि कौन कौन से जो है वो मेथड हैं, ठीक है, जिससे हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, और जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। एक तो मेथड बताना, एक एलिमेंट्स बताना है मिसाल के तौर पर। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कोशिश करें कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने एटलीस्ट 2 टाइम पढ़ना है। 2 टाइम आपकी रीडिंग बहुत लाजमी है। 2 टाइम रीडिंग लाजमी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेपर हुआ तो हमारा एक जब दोस्तों की गैदरिंग हुई तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस शो कर रहे थे। तो एक दोस्त से जब मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मैंने जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो मोनोसेक्राइड पे किया है, ठीक है, मोनोसेक्राइड पे किया है। तो हमने कहा मोनोसेक्राइड का तो कोई सवाल आया ही नहीं था। उसने कहा नहीं, मोनोसेक्राइड का तो आया था। तो जब हमने पूछा, मालूम किया, पेपर देखा तो वो मोनोसेक्राइड नहीं था, बल्कि वो क्या था, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, ठीक है, वो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड था। अब दो से अनफॉर्चुनेटली क्या गलती हुई, जल्दबाजी की वजह से, जल्दी जल्दी के, क्योंकि टाइम का एक प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, तो जल्दी जल्दी में उसने क्या समझा, उसने मोनोहाइड्रिक को मोनोसेक्राइड समझा और 10 मार्क्स के जो है वो उसके मार्क्स कट गए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने कम से कम 2 टाइम आपने रीडिंग करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि सवाल में उसने क्या पूछा है और आपने इसको क्या आंसर देना है, ठीक है। तो अब जो है वो 2 टाइम आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। 2 टाइम रीडिंग करने के बाद आपने बुक आंसर शीट जो है आपको मिलती है, आंसर शीट, उसके लास्ट पेज में आपने जल्दी से आउटलाइन बनाना है, ठीक है। आपने आउटलाइन लाजमी बनाना है, क्योंकि आउटलाइन नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि जो है वो मैंने कितना लिखना है, किस चीज़ पे लिखना है और क्या क्या लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये मैटर रखता है। सवाल में उसने 2 चीज़ें पूछी हैं तो आपने ये 2 चीज़ें लाजमी बतानी है विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, थोड़े से वक्त में आपने ये सब चीज़ें कवर करनी है, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं जो है नेक्स्ट अभी बात करूंगा, जब मैं ये करने के बाद मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का भी बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह मैंने की थी और किस तरह करनी चाहिए। तो आपने जो है आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन कैसे बनानी है, जैसे यही सेपरेशन का क्वेश्चन है, यही सेपरेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने कैसे किया, मैंने सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन लिखा इसके ऊपर, ठीक है। फिर जो उसने पूछा मेथड, डायरेक्ट में उसमें आया, मेथड मैंने डिस्कस किया कौन कौन से मेथड हैं। उसके साथ साथ मैंने उस मेथड के कुछ डायग्राम भी बनाए, रफ से डायग्राम है, ठीक है, कोई मतलब वो पेंसिल या कलर नहीं है, बस सिंपल आप पेन से आप बना सकते हो। जैसे
बीकर है, जैसे आपने बीकर बनाया और इसके ऊपर कोई रॉड जा रही है या ग्लास रॉड जो भी आप बना सकते हो, तो इस तरीके से रफ डायग्राम आप बना सकते हो। फिर आप इसको लेबल करो कि इसमें ये कंपाउंड है, इसमें ये है और इसमें ये, जो भी आप कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि डायग्राम भी हो, अगर डायग्राम बना सकते हो तो अच्छी बात है। देखे ना, क्योंकि कमीशन का एग्ज़ाम है, आपने पास तो होना नहीं है, आपने सीट लेनी है। तो सीट लेने के लिए आपके जो है वो आंसर में कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हों और डिफरेंट लगे। तो डिफरेंट तब लगेगा जब उसमें डायग्राम्स होंगी, टेबल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने आंसर को थोड़ा डिफरेंट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया था, इंट्रोडक्शन लिखा, मेथड लिखा, डायग्राम लिखा। फिर जो उसने पूछा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स, मैंने वो एलिमेंट्स भी बताए और मैंने इसके साथ साथ यूजेस भी इनको बताए। और यूजेस के बाद जो अभी आज जो हम कौन से मेथड, कौन से जो है कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड के कौन कौन से एरिया में ये यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैंने जो है ना, मैंने आपको कहा ना कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने इस टॉपिक को उठाया क्योंकि आज की जो है वो जो प्रेजेंट मॉडर्न ईरा है उसमें इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपकी जितनी भी बैटरी है, आजकल जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, उसमें इनका यूज़ होता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इत्तेफाक से ये भी आ गया। तो मैंने जितना पढ़ा था उसको सम अप करके मैं इस पे लिखता जा रहा था। तो मॉडर्न ईरा में इसका क्या क्या यूज़ है मैंने वो भी लिखा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, यूएसए में, चाइना में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वो भी मैंने लिखा। तो इससे क्या हुआ, मेरे आर्ग्यूमेंट्स, मेरी जो पेपर प्रेजेंटेशन थी और जो मेरा कंटेंट था वो मेरा स्ट्रॉन्ग रहा, हार्ड रहा, जिसकी वजह से मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स मिले। वही मैं आपसे भी कहूँगा कि आपने भी ये चीज़ें करनी है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपका पेपर एक तो डिफरेंट भी लगेगा और एग्जामिनर को पढ़ने में मज़ा भी आएगा कि यार आप उसको एक नॉलेज दे रहे हो। तो जब भी आप किसी को नॉलेज देते हो तो एक उसको अच्छा लगता है अगले को कि हाँ ठीक है यार, इसने मुझे एक नई नॉलेज दी है, नई चीज़ है ये। तो आपने ये सोच के आपने पेपर लिखना होता है कि आपने क्या करना है, एग्जामिनर को आपने कंटेंट देना, आपने उसको नॉलेज देनी है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता जो आपने पढ़ा है हूबहू वही सवाल आए, सवाल थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको सम अप करके अपने वर्ड में, अपने एक जो है वो डिज़ाइन में आपने उसको पेश करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह प्रेजेंट किया और जो है वो मैंने तकरीबन जो जो उसने पूछे मेथड एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ये भी लिखे और साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत उसको नॉलेज भी दिया ताकि जो है वो मेरा जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन जाए उसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कम से कम 2 टाइम रीडिंग करनी है। 2 टाइम रीडिंग करने के बाद आउटलाइन जैसे आपने आउटलाइन बना दी, अब आपने जो है वो लिखना शुरू करना है। अब लिखना, देखें, जब आपने डायरेक्शन सेट कर दिया, अब आपको पता चल गया कि यार मुझे इस पे भी लिखना है, इस पे भी लिखना है, इस पे भी लिखना है, इस पे भी, इस पे भी। लेकिन फिर वही बात कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपने सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है। अब जैसे मैं आपको जो है वो अगला अगला जो है मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताता हूँ कि इस क्वेश्चंस को टाइम मैनेजमेंट के साथ आपने कैसे रिलेट करके लेके चलना है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है और आपके पास जो है वो टाइम आपने कैसे मैनेज करना है। तो अगर आप देखें कि 8 क्वेश्चन करने तो 20 तो आपके एमसीक्यूज़ में चले गए ना, 20 एमसीक्यूज़ करने तो एटलीस्ट आपके 20 मिनट उसमें ही चले गए, ठीक है। अब आप पीछे आपके रह गए 2 और 40 मिनट्स, ठीक है। 2 और 40 मिनट्स का मतलब ये कि टोटल 160 मिनट्स, ठीक है। और 160 मिनट्स, टोटल 160 मिनट्स है आपके पास और 8 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास सिर्फ 20 मिनट है तकरीबन, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन 20 मिनट में करना है। तो अब इस पूरे चीज़ को आपने 20 मिनट में करना है। आपके सामने घड़ी हो, आप घड़ी आपने लाजमी पहन के जानी है और आपने टाइम मैनेजमेंट लाजमी करना है। एक और दोस्त के साथ भी इशू हुआ कि जब हम बैठे तो उससे बात हुई तो उसने कहा कि यार मेरा एक क्वेश्चन रह गया। तो आप देखें कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन जब आपका रह गया, इसका मतलब कि आप कंपटीशन से हट गए, आप कंपटीशन से बाहर हो गए। और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ भी यही हुआ, हालांकि वो बहुत काबिल था, हमसे बहुत काबिल था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उससे एक सवाल रह गया। क्यों? ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट इशू।
तो टाइम मैनेजमेंट बहुत लाजमी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया, आप जितना भी अच्छा लिखो, एक सवाल आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने सेपरेशन में आपको मेथड बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन टाइप्स नहीं आई, मार्क्स आपके कट गए। आपने मेथड ज़्यादा लिखा, 2.5 पेज लिखे, और टाइप्स में सिर्फ आधा पेज या 1 पेज लिखा, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इक्वल लेके चलना है। जितना टाइम आपने इसको दिया है उतना टाइम आपने इसको ही देना है, क्योंकि इक्वल मार्क्स है, 10 मार्क्स है, तो एटलीस्ट 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे और 5 यहाँ से मिलेंगे। तो आपने इक्वल लेके चलना है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ को आपने बिल्कुल ज़्यादा लिख लिया, ज़्यादा उस पर टाइम आपने कंज्यूम कर लिया, और दूसरे पे आपने बहुत कम टाइम दिया और कम उस पर लिखा, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी बच्चों के साथ इश्यू होता है, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है। अच्छा, इसके अलावा भी जो है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ मेरा भी एक सवाल हुआ। तो एक सवाल में मेरा भी जो है वो काफ़ी 10 से 15 मिनट लगे। मैं सवाल कर रहा था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक सवाल कर रहा था हाइब्रिडाइजेशन का। तो हुआ ये कि जैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन का सवाल कर रहा था, तो हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो उसने कुछ 2-3 चीज़ें पूछी। उसने डेफिनेशन उसने पूछी, ठीक है, डिफाइन मैंने उसको किया, और उसने कोई इथीन और इथाइन में जो है वो कंपैरिजन का मुझसे कहा, तो मैंने वो भी लिखा। और उसने जो है वो टाइप्स के ऊपर भी कहा कि कितनी टाइप्स है, ठीक है। तो अब जब मैंने डेफिनेशन लिखी और इथीन और इथाइन लिखा ना, तो मेरा इसमें 15 मिनट मेरे कंज्यूम हो गए। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, 12 या 15 मिनट्स मेरे जो है वो कंज्यूम हो गए। अब मैंने कैलकुलेशन की थी कि मैंने सिर्फ 20 मिनट देना है, लेकिन मेरे 15 मिनट सिर्फ इन दोनों जो है वो क्वेश्चन दोनों पार्ट्स में लग गए। लेकिन एग्जामिनर ने थर्ड पार्ट भी पूछा था कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे, तो अब लिखने का टाइम नहीं था। तो मैंने क्या कहा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने डायग्राम, टेबल, ग्राफ, इससे आपने हेल्प लेनी है। वही मैंने किया। मैंने क्या किया, मैंने जब इसकी टाइप्स पे आया तो मैंने SP, ठीक है, उस पर लिखा। इसकी मैंने बस सिर्फ ये बताया कि इसमें कितना एंगल बनता है, कौन सी शेप है, कौन सी ज्योमेट्री लगेगी इस पर, और कौन सी एग्जाम्पल्स है, और इसकी मैंने डायग्राम बनाई। बस बस यही मैं लिखता जा रहा था डायरेक्ट। 10, जैसे SP है, 180 है, 109 है, 107 है, बस सिर्फ मैं एंगल लिखता जा रहा था और टाइप्स लिखता जा रहा था। पूरा पूरा लिखने का टाइम नहीं था कि इट हैज़ 180 डिग्री एंगल, इट्स शेप इज़ लीनियर, ठीक है, इट्स ज्योमेट्री इज़ लीनियर और बैंड, और जो है वो इथाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ SP। ये मैं नहीं लिख रहा था, मैं बस जस्ट टू द पॉइंट बात करता जा रहा था, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। मुझे अगले भी 1-2 क्वेश्चन रहते तो मुझे वो भी करने थे। तो मैंने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जब ये केस हुआ मेरे साथ, तो टाइम कम था, तो मैंने डायग्राम की हेल्प ली। डायग्राम की हेल्प लेके, शेप की हेल्प लेके मैंने सवाल को कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा हो गया। तो आपने ये भी करना है कि अगर इन केस अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हो जाए कि आप ये समझ रहे हो कि यार मेरा टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन मुझे फिर भी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो आप डायग्राम की हेल्प ले सकते हो। इससे जो है वो अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा और आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। वजह यह है कि आप उसको जो है वो आधा उसको इनकम्प्लीट करो या उसको आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये भी एक बच्चों के साथ इशू होता है। तो मैंने अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, जो लास्ट बात मैं आपसे कहूँगा, लास्ट बात जो मैं आपसे करूँगा वो क्या है, वो ये है कि देखें, जैसे मैंने आपको शुरू क्लास में भी कहा था कि जो सिलेबस है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जितना आप कर सकते हो आप कर लो। मैंने भी सारा नहीं किया था, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, मैंने उठाए थे और मैंने तैयारी की थी। अब पेपर में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने जो सवाल पूछा है, जो आपने पढ़ा है और सवाल वैसे का वैसे आया है। बहुत कम होता है कि ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि आप जो उसने सवाल पूछा है, ठीक है, उसने A के बारे में पूछा है या B के बारे में पूछा है, जो भी पूछा है, तो आप जो है ना रिकॉल करो टॉपिक्स को, ठीक है, आउटलाइन बनाओ, और याद रखो कि आपने इन दोनों चीज़ को ही आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा, टू द पॉइंट आपने रहना है, टू द पॉइंट रहना, आपने जो है वो टू द पॉइंट रहना है। यहाँ वहाँ की आपने बात नहीं करनी,
ठीक है, वो प्रोफेसर होता है, उसने काफ़ी जब वो कमीशन के पेपर्स चेक किए होते हैं तो उसको हमसे ज़्यादा जो है वो आइडिया होता है, नॉलेज होता है। तो आप जो यहाँ वहाँ की बातें ना करें, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा बातें भी ना करें, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और एग्जामिनर जो है वो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये मतलब यहाँ वहाँ की बातें क्यों कर रहा है। जो उसने सवाल पूछा है आप टू द पॉइंट उसी पे ही बात करें, फिर जितना भी आपको आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप जो है वो कहीं और से नॉलेज लेके कुछ एक्स्ट्रा अगर नॉलेज देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये कि करना आपने टू द पॉइंट वही है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आप ये सब चीज़ें कब आती हैं, ये डेफिनेटली ऐसा तो होता नहीं है कि आप जो एग्ज़ाम हॉल में आप बैठ गए और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आती है बेटा प्रैक्टिस से, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आती है। तो आपने घर पे कम से कम 5 to 6 पेज को आपने इन 20 मिनट्स में लिखने की आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप 20 मिनट्स में यहाँ पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों के साथ ये इशू होता है कि वो उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो पेपर में उसको शो नहीं कर पाते। वो शो इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस इसी आती है जब आप, मैंने आपको बताया सैटरडे संडे आप जो है निकाल लो। मैंने भी यही किया था, सैटरडे संडे जो है मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस के लिए रखा था। तो उसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था, पास पेपर को उठा लिया, इंटरनेट से कोई क्वेश्चन उठाया और मैं उसको लिखता था। लिखने की बहुत आदत थी मुझे, तो मैं उस पर लिखता था। तो ये इस लिखने का फ़ायदा मुझे काफ़ी हुआ। तो आप लोगों ने भी घर पे यही करना है कि आपके जो सैटरडे संडे है आप कोई भी एक दिन रखो और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट का भी इशू हल हो जाएगा। आपको जो है आइडियाज़ को जो है वो सम अप करने में भी आपको एक हेल्प हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस है उसको मैं कितनी देर में और कैसे कर सकता हूँ। तो ये सब प्रैक्टिस से आती है। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह आपका भी वो अच्छा एक रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है कि जो पेपर टेक्निक्स में जो जो मैंने बातें की, ठीक है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में किस तरह जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, मुझसे किस तरह क्वेश्चन पूछे गए और इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह मैं उस पर आपको जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कुछ नॉलेज दे सकूँ। तो उस वक्त के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।